हाँ जी, तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ये एक्सप्लेन करने आया हूं कि अभी तक मैंने सीआई में जो आपको 3 मेथड सिखाई हैं, सबसे पहले तो आखिर हैं क्या, उनमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है, फर्स्ट। सेकंड, एक एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है सीआई का, ठीक है, तो हमें इन 3 मेथड में से किस मेथड के साथ जाना है उस क्वेश्चन में। ऐसे बहुत से पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लिखूंगा कुछ नहीं सर, है ना, बस मैं जो आज सुनाने वाला हूं ना, या छोटा मोटा कुछ समझाने वाला हूं, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और वही आपको एग्जाम हॉल में करके आना है। जैसे सबसे पहले इधर आइए, और ये अपनी जो फर्स्ट मेथड थी उसका नाम क्या था, तो आप बोलेंगे बेसिक, रेशो या फिर शॉर्टकट। 3 नाम थे, जो आपका दिल करे वो मान लीजिए। इसमें हम लोग करते क्या थे, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं था, रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। फ्रैक्शन जो होती है या रेट जो होती है वो पर एनम में होती है, तो हम समझते थे पैसा आखिर कितने रुपए में, मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो हम कहते थे 20 रुपए। यदि आप किसी को देते हो तो 1 साल के बाद 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, मतलब 20 रुपए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 21 रुपए में। ऐसे समझते थे इनडायरेक्टली। वैसे ही सर ओवरऑल फर्स्ट मेथड आपको आती होगी। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहां पे बताए थे। इसमें ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट क्या, कि क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम होना ही चाहिए। फर्स्ट, रेट का कोई मतलब नहीं है, रेट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद उस रेट का हम यूज करते हैं रेशो के फॉर्म में, कितनी बार चलाना है या कितनी बार उसको लिखना है ना, ये सब चीजें डिसाइड होती है कैसे, टाइम को देख के। ठीक, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई के, जो कि मिलते हैं यूनिट के फॉर्म में। फिर इन यूनिट के फॉर्म की इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में दी गई रियल वैल्यू के साथ कोरिलेट करके 1 यूनिट का वैल्यू निकलता है। फिर इसके बाद हम बचे हुए जो आंसर्स होते हैं वो दे पाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला क्या था, क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम होना चाहिए। रेट का कोई मतलब नहीं है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन मतलब सही माने में रेशियो में कन्वर्ट करना, राइट। पैसा कहां से कहां जाएगा ये डिसाइड करेगा टाइम। 3 रिजल्ट मिलेंगे प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई के। क्वेश्चन में प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई इन 3 में से किसी एक का होना जरूरी है, उसके थ्रू हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर बची हुई 2 चीजें उनको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सिर्फ यही हमारी फर्स्ट मेथड थी, जिसका नाम था रेशियो, बेसिक और शॉर्टकट, जो मैंने आपको सिखाई। सेकंड मेथड पे आते हैं। जो भाई सेकंड मेथड थी, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते थे क्या, प्रिंसिपल, राइट। सेकंड मेथड का नाम है डिटेल। ये दुनिया के सारे क्वेश्चंस में लगभग लग जाती है, ऐसा जो मेरा नॉलेज है वो कहता है, ठीक है। बट ये नहीं बोलूंगा कि 100% लग जाती, 99% यदि आप सही तरीके से चीजों को मैनेज कर लेते हैं तो लगभग लग जाती है, ठीक है। बस बात ये होती है कि टाइम क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, क्योंकि यदि डिटेल मेथड करने लग रहे हैं और टाइम नहीं दिया तो ध्यान रखिए, प्रिंसिपल को लिखने के बाद वो लाइनें जो बनती है वो टाइम की तो होती है। जब टाइम ही नहीं दिया तो हम क्या माने, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, समझ रहे हो ना। तो सर टाइम का होना बेहद जरूरी है, और यदि टाइम दिया है तो फिर मेरा मानना है डिटेल मेथड लगभग हर चीज का सॉल्यूशन कर ही देती है ना, मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। डिटेल मेथड में पहला काम होता है सर प्रिंसिपल को सेट करना। मैंने आपको यह सिखाया, यदि किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है तो वही का वही रखिए, सबसे पहला तरीका प्रिंसिपल को लिखने का। दूसरा ये, यदि किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया है तो फिर मैंने क्या सिखाया, यदि एक रेट और एक टाइम दिया है तो रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में जो नीचे का वैल्यू जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उस वैल्यू के ऊपर पावर चढ़ा दो किसकी, टाइम की, तो हमारा प्रिंसिपल सेट हो जाएगा। अब मान लो यदि टाइम अजीबोगरीब है तो उसको सर राउंड फिगर में ले लो और फिर पावर चढ़ा दो, समझ रहे हो ना। और यदि रेट 1, 2, 3 है, 1 है तो ठीक है, मैनेज हो जाएगी, भी समझा रखिए। यदि 2 रेट है तो आप क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का आपस में इंटू कर लेंगे। 3 है तो तीनों डिनोमिनेटर का आपस में इंटू कर लेंगे और आप प्रिंसिपल सेट कर लेंगे, राइट। ऐसे कुछ मैंने चीजें आपको सिखाई डिटेल मेथड में प्रिंसिपल को सेट करने की, राइट। इसके बाद आप सारी चीजें समझ ही गए। पहली लाइन में 1 वैल्यू आती है, दूसरी में 2 वैल्यू आती है, तीसरी में 4 वैल्यू आती है, चौथी में 8 वैल्यू आती है। अब आप बच्चों का कहना होगा कि सर आखिर ये होता क्या, जरा इसको बताइए। तो सर बता देते हैं आपको। मान लो बच्चों ये 3 साल की कहानी है, यहाँ 1 वैल्यू है, यहाँ 2 वैल्यू है और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 4। देखिए, जब आप कुछ पैसा किसी व्यक्ति को पहले साल के लिए देते हैं ना, तो रेट सही मायने में यहाँ लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, लिखते तो यही, तो वो पैसा उस रेट से पहले साल कितना बन जाएगा वो ये बताता है, जिसको हम सही मायने में कह सकते हैं फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट या फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, वही पैसा दूसरे साल की रेट, चाहे वो ये रही हो चाहे वो दूसरी लगाई हो, उसके साथ कैलकुलेट होके सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितना बनने लगता है प्रिंसिपल से, वो ये वैल्यू बताती है, जिसको सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बोल दो, या फिर क्या बोलो कि प्रिंसिपल के थ्रू वो पैसा कितना बनने लग रहा है ब्याज के तौर पे, वो ये वैल्यू बताती है। और याद कीजिए, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, तो जब ये पहले साल का जो ब्याज बन गया है इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। सीआई में यही तो होता है, ब्याज पे ब्याज। तो सर पहले साल का कैलकुलेशन इस दूसरे साल की रेट के साथ कर रहे होते हैं और वो वैल्यू सर ये बन जाती है।
बात समझ में आई? देखिए सारी चीजें मैंने उस समय क्यों नहीं बताई थी आपकी, क्यों? क्योंकि जब हम कोई सी भी नई चीज सीखते हैं ना तो स्टार्टिंग में उसको जरा समझ पाना हल्का सा एक टफ टास्क होता है। ये नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, सीखता इंसान ही है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम सीखा था, ये जब मास्टर पहली क्लास में सारी चीजें बताने लगे ना तो अपने लिए बड़ा तोप नजर आता चीज कि आखिर है तो है क्या। और यदि उस चीज को अपन बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते समझे ना, अच्छा ऐसा तो ऐसा तो वैसा तो कैसा, है ना, तो फिर चीजें हमें समझ में आने लगती है, चीजें बनती कैसी। अब देखिए थर्ड ईयर का ही मान लीजिए सर, ये प्रिंसिपल थर्ड ईयर की रेट के साथ कुछ ब्याज बनाएगा, वो ब्याज कहलाता है ये। आई बात समझ में? अब इसके बाद ये जो 3 वैल्यू कैलकुलेट हुई है ना, ये सही मायने में ब्याज है। किसका? इससे पहले जो ब्याज मिला है उस पे ब्याज कितना मिलेगा, समझ रहे हो? जैसे फर्स्ट ईयर का जो ब्याज मिला है, थर्ड ईयर में ये आखिर ब्याज पे ब्याज कितना मिलेगा वो वैल्यू ये बताता है। वैसे ही सेकेंड ईयर में जो 2 ब्याज मिले, एक प्रिंसिपल से मिला है और ये दूसरा वाला किससे मिला है? पहले साल पे जो ब्याज मिला था उसका ब्याज है, इंटरेस्ट है ना। तो सर अब मैंने आपको बताया ना पहले, ये वैल्यू किससे कैलकुलेट हुई है? इसका इंटू इसके साथ करा तो ये बना। और क्यों बना? प्रिंसिपल थर्ड ईयर की रेट के साथ जो इंटरेस्ट बनाएगा वो ये चीज है, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इस रेट के साथ मिलके जो इंटरेस्ट बनाएगा वो ये है। और सेकेंड ईयर का ये वाला जो वैल्यू है, जो सही मायने बना कैसे? प्रिंसिपल का उस दूसरे साल की रेट के साथ जब हमने देखा इंटरेस्ट कितना बन रहा तो ये लिखा, तो इस पे थर्ड ईयर में भी तो इंटरेस्ट मिलेगा इस वैल्यू का, तो वो ये है। और जो सेकेंड ईयर में अपन को ब्याज मिला किससे? फर्स्ट ईयर के ब्याज से, आखिर इस पे भी तो एक ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर में, और वो ये है। सारी चीजें थोड़ी सी डेप्थ की हैं, सभी टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। मैं एक इंजीनियर हूं, टेक्निकल पर्सन हूं, तो इन चीजों को थोड़ा सा शायद जल्दी समझ पाता हूं 1%, पर इसका ये मतलब नहीं आप नहीं समझ सकते, है ना। क्या होता है, सभी टाइप का स्टूडेंट होता है, ठीक है। कोई कॉमर्स फील्ड से आता है, कोई समझ रहे ना बीए टाइप का होता है, कोई मतलब बहुत सारी फील्ड से होते हैं, और सबने मैथ्स इतना डेप्थ में कभी सीखा नहीं, ठीक है। आप एकदम ये सब चीजें सीखेंगे ना तो आपको बड़ा भारी भारी लगेगा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल फील्ड से शायद, या हम लोगों ने थोड़े से मैथ्स में ज्यादा कैलकुलेशन कर रखी है, तो दिन भर हमने मैथ्स के साथ थोड़ा बिताया है, तो शायद हम चीजों को कुछ जल्दी समझ पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं, बस 1%, राइट। और ये सारी चीजें आप भी बहुत अच्छे समझ सकते हैं, बट हार मत मानना। पहले जैसे मैंने चीजों को सिखाया, सीखते रहना। एक समय बाद जब आपको सारी चीजें समझ में आने लगी ना, तो खुद का ही इच्छा होने लगेगा कि आखिर चीज है क्या, और जब इसको सीखना चाहेंगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी ये चीजें बनती कैसे, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया कि भाई सेकंड मेथड जिसका नाम डिटेल है, उसमें प्रिंसिपल को कैसे सेट करते हो, चीजों को किस तरीके से रन कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन के अंदर टाइम जरूर होना चाहिए। यदि क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया तो हम समझ नहीं पाएंगे कितने साल की कहानी और फिर किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में लगभग आ ही गया होगा, ठीक है। डिटेल मेथड दुनिया के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है लगभग, है ना, 99%। बट एक चीज इंपॉर्टेंट और वही है, क्वेश्चन के अंदर टाइम होना ही चाहिए, राइट। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। क्योंकि जो थर्ड मेथड है वो एक स्पेशल मेथड है, जिसका नाम क्या है, इफेक्टिव रेट परसेंटेज या फिर फाइनल रेट परसेंटेज, जिसमें हमें सॉल्यूशंस किसके मिलते हैं, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। लगभग इन्हीं चीजों के आंसर्स मिल रहे होते हैं। सारी चीजें मैंने सिखा रखी। अब एक बच्चा कह रहा होगा कि सर पेपर हॉल में मैं बैठा हूं और एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो आखिर मैं किस मेथड के साथ जाऊं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स के साथ आप जाइएगा, है ना। आपका काम बहुत इजी वे में बन रहा होगा। पहले ये कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम देखना रेट। क्या काम देखोगे, रेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दर। आखिर वो देखना आखिर है क्या। यदि बच्चे वो 1 2 3 4 समझ रहे हो ना, छोटी वाली रेट है कंप्लीट नंबर में, तो आप समझ जाना घूम फिर के कहानी इस तीसरी मेथड के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ऐसा ही होता है, पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि यदि रेट छोटी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ परसेंट है, तो आप समझ जाना लगभग काम इसी मेथड के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यदि इस पे काम नहीं हो तो 100% फिर काम इस पे ही होगा, सेकंड वाली डिटेल मेथड पे। क्लियर। अब इससे एक चीज और समझ में आती है, यदि मान लो क्वेश्चन के अंदर बटे वाली रेट है, बटे वाली का मतलब 12 1/2%, 14 2/7%, समझ रहे हो ना, 16 2/3%, 11 1/9%, 9 1/11%, ऐसी कुछ है, तो आप समझ जाना ये मेथड तो कभी लगेगी ही नहीं, क्योंकि इस मेथड में लगता है फॉर्मूला, और फॉर्मूले में इस टाइप की रेट को रखना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि याद करो इस मेथड में हम रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। मैडम बड़े ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, नहीं तो आप सीखेंगे कुछ कर कुछ आ रही है ना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। तो मैंने क्या समझाया फिर से कि भाई यदि रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कुछ है, तो आप समझ जाइए थर्ड मेथड लगभग लग सकती है। पर यदि रेट कैसी है, फ्रैक्शन वाली, वो सॉरी बटे वाली है ना, 11 1/2%, समझ रहे ना आप, उस टाइप की है ना कुछ इस वाली, तो आप समझ जाएंगे कि हमने इस मेथड से तो नहीं जाना है, या तो ये या ये लगेगी, राइट। तो पहली चीज तो ये डिसाइड हो गई कि रेट से भी हम समझ सकते हैं कि आखिर किस मेथड के साथ जाना है, फर्स्ट का।
सेकंड, यदि रेट कैसी है 11 1/9%, समझ रहे ना, तो आपको फिर किसके साथ, इसके साथ जाना है। क्लियर। यदि सर कुछ डेप्थ की चीजें पूछ ले, जैसे सीआई 3rd ईयर का, सीआई 2nd ईयर का, सीआईएसआई 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, ऐसे कुछ अजीबोगरीब चीजें पूछ ले, तो आप घूम फिर के समझ जाना काम डिटेल से ही होगा। ठीक। एग्जाम हॉल में सबसे पहले रेट, उसके बाद देखना टाइम दिया है क्या, क्योंकि सर यहां का काम ध्यान से सुनो, रेट और टाइम के बिना होता ही नहीं, और इस मेथड पे भी काम रेट और टाइम के बिना होता ही नहीं। यदि क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया और रेट निकालना है तो आप समझ जाना काम डिटेल से होगा। सही है। और यदि आपको आंसर काय में देना है, प्रिंसिपल अमाउंट सीआई में, और इन तीन में से कोई एक रियल वैल्यू दे रखी है, तो आप कोशिश करिए यहां पे इस मेथड का। और मेरा तो एक मानना है पर्सनली कि यदि क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दिया है तो सबसे बेस्ट वे है आंसर लाने का ये मेथड। देखिए जितना आप चीजों को सीखेंगे ना, जितने आप क्वेश्चंस को देखेंगे, अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा क्वेश्चन ये है, यदि मुझे 2 से 3 से 4 लाइन में आंसर देना है तो मुझे किस मेथड के साथ जाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं ना, इसमें आप बहुत अच्छे से काम करें और करते करते ये देखें कि आखिर ये सीखा क्या रहा है। क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने इस मेथड से सॉल्व किए, थोड़े समय बाद इससे भी कर दिए, और कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे भी कर दिए, तो आपके मन में ये आएगा कि 3 मेथड है क्यों, तो है क्यों, ये अब आपको समझना है। आई बात समझ में। फिर से मैं कह रहा हूं, रेट छोटी हो इसके साथ चले आना, रेट अजीब व गरीब हो बट्टे वाली इसके साथ चले जाना। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है तो 99% इस मेथड का यूज करना, राइट। यदि प्रिंसिपल अमाउंट सीआई बात इसके ही इर्द गिर्द घूम रही है तो इस मेथड पे चले आना, ठीक है। और जब कुछ भी ना समझ में आए और टाइम जरूर दिया हो तो सर ये मेथड आपका काम करेगी लगभग। देखिए बच्चे, बातें बहुत ज्यादा होती हैं। मैं ऑफलाइन मार्केट में पढ़ाता हूँ सर, 5-5 घंटे पढ़ाता हूँ। संडे के दिन तो मैं 10-10 8-8 घंटे भी क्लास देता हूँ, 8 से 10 घंटे कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स जो है ना, हम उस तरीके से देख रहे होते हैं और उस तरीके से दिखा रहे होते हैं जिस तरीके से एग्जाम में आपका टाइम भी बचाना है और स्पीड भी बनाना है और कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है कि जितना करा है वो तो 100% सही है। क्योंकि आज की डेट में आप देखे होंगे वैकेंसी बहुत कम हो रहा है। हर बच्चे को, जो चाहे 10th पास हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, घर बैठा हुआ हो, प्राइवेट जॉब से परेशान हो गया हो, हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पाने का इच्छा है। तो ये गवर्नमेंट जॉब उन्हीं बच्चों की लगेगी जो चीजों को एक अलग वे से देख रहे होंगे। किताबें सब पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे ढेरों वीडियो सब लोग देख रहे हैं, पर सर अच्छा वाला काम कौन करने लग रहा है। बहुत कम स्टूडेंट हैं, और आपने खुद फील किया होगा जिसका जॉब लगता है ना, उसके 1 से 2 साल में 3 से 4 जॉब लगते हैं। क्यों लगते हैं पता है? क्योंकि उसको पता चल जाता है पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, और जो पढ़ना वो पढ़ना कैसे, और जो छोड़ना है वो आखिर क्यों छोड़ना है। बात आई समझ में। बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। एक और वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की बनाऊंगा, वो होगी इंस्टॉलमेंट पे। वीडियो ढेरों में बना सकता हूं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास है सीआई के। बट अभी मैं ये चाहता हूं कि जितना मैंने पढ़ा दिया है, चीजों को सिखा दिया है, समझा दिया है, उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर उन चीजों का रिवीजन करो, सारी चीजें अपने माइंड के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तैयार रखो। और जब वो चीजें तैयार हो जाएंगी तो बचा हुआ जो 20% पार्ट है ना, वो इतना टफ टास्क नहीं है, वो भी हो जाएगा। मैं तो 8 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या है, 2-3-4 वीडियो और लगेंगी, बना दूंगा। प्रॉब्लम आपको ही, क्योंकि मेरा लाइफ तो बन गया टीचिंग से। आपका लाइफ जो है सर वो गवर्नमेंट जॉब से बनेगा, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सारे टॉपिक सीखना होंगे। मेरा ये मानना है थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए, थोड़ा थोड़ा का बहुत ज्यादा होता है ना, पता नहीं चलता, ठीक है। तो आप सब बच्चों के लिए ये जो वीडियो था, ये सिर्फ इसलिए था कि हमें इन 3 मेथड्स का यूज किस तरीके से करना है, ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है। सिर्फ यही मेरा पर्पस था समझाने का, राइट। और इस काम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, चीजें मेरे लिए भी आसान होगी। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि मैं 45 मिनट का वीडियो बनाता हूं ना, तो एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 12 से 15 वीडियो चाहिए। वो हम ड्रामा नहीं करते कि 1 घंटे के लिए आए, 5, 8, 10 क्वेश्चन करा दिए और कह दिया टॉपिक कंप्लीट हो गया 2 से 3 क्लास में। ऐसा कहीं नहीं होता सर, है ना। ये जो कोचिंग या जो टीचर्स या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलने लग रहा है ना, इसीलिए मैं नहीं आया कभी ऑनलाइन, समझ रहे हैं। उसका कारण भी यही था, क्योंकि मुझे ये चीजें पसंद नहीं आती। पढ़ाइए तो सर अच्छे से पढ़ाइए, एक बार पैसा लीजिए 8-10 हज़ार रुपए जो चाहिए, पर सर ऐसा सिखाइए कि बच्चे को 100% तैयार करके दीजिए, तब जाके मजा आएगा कि हमारा बच्चा ना अब किसी भी एग्जाम को फेस कर सकता है। क्लियर। तो इस बात को मैं यही रोकता हूं। अगले वीडियो में हम काम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम्स। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।